आज आपको जो तकलीफ दी है इसलिए दी है कि चुनाव आ रहे हैं। राजनीति हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है और अब ऐसा समय है कि यदि थोड़ी सी गलती हो जाए तो 5 साल पछताना पड़ेगा। पुराने जो अनुभव रहे हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, किसी भी पार्टी का मैं आज तक सदस्य नहीं रहा, लेकिन राजनीति से बच के कोई नहीं रह सकता। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप अपने बाईं तरफ चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आप सड़क से नीचे भी उतर गए और नीचे उतर गए, आपको टक्कर लग जाएगी, फिर भी कैसे बचें? तो उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको लगभग 18 साल पीछे लेके जाऊंगा। 2006 में कोर्ट परिषद में, जहां आप सभी गए होंगे, सबने देखा होगा, न्याय का मंदिर लिखा हुआ है। उस न्याय के मंदिर में गोलियां ऐसे चली दोनों तरफ से जैसे बॉर्डर पे चलती हैं। दोनों दो पार्टी थी बार में, दोनों ने कैंटीन का ठेका छोड़ दिया, ठेकेदारों में गोलियां चली। कुछ लोग ये समझ के कि हम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, गोली हमारा क्या बिगाड़ेगी, लग गई, जिनमें एक महेंद्र प्रताप का भतीजा भी था। जो हालात पैदा हुए, गोली क्यों चली, वो पब्लिक के सामने नहीं आ पाए, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था बाहर जमीन जायदादों पे कब्जे वो कर रहा है, रोड रेज में उनका हाथ है, कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता होती है उसमें उनका हाथ था, टेलीफोन पे काम होते थे लेकिन कोर्ट में नहीं चलती थी। कोर्ट में हमारे जो साथी बैठे हैं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने देते थे। खूब कोशिशें भी उन्होंने करके देखी। एक कांस्टेबल उनका, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो जाए तो 50 वकील प्रेशराइज करने के लिए जज की अदालत में घुस जाते थे, लेकिन हमने ये इंश्योर किए रखा कि भाई किसी के साथ जाति ना हो, कोर्ट में कम से कम नाजायज ना हो। बाहर तो हो रहा है, बाहर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल गोली लगने के बाद अस्पताल में भी जाते हैं, उसको अस्पताल में ले गए। महेंद्र प्रताप जी उन दिनों बहुत बड़े मंत्री थे, अस्पताल में आए और ओपनली ये कोर्ट में ऑन ओथ एक पहले प्रधान का, प्रेसिडेंट ऑफ बार का बयान है कि उसने आते ही ये कहा कि 5-4 ब्राह्मण वकीलों को लुढ़का आते, तुमसे कहा था हम देख लेते और तुम खुद पिट के आ गए। तो मैं समझता हूं कि और कोई भी बिरादरीवाद इस देश से मिटाना बहुत मुश्किल है, और मैं भी, आप भी कहीं ना कहीं बिरादरी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन पब्लिकली ये आदमी और पॉलिटिशियन कहे। मैं समझता हूं कि जो हमारी सभाएं हैं बिरादरी के नाम पे, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, जाट सभा, वैश्य सभा, जितनी भी हैं, ओपनली किसी बिरादरी को कंडेम नहीं करती हैं, अपनी बिरादरी के लिए, भलाई के लिए सब करते हैं। लेकिन फरीदाबाद में मुझे महेंद्र प्रताप पहला पॉलिटिशियन दिखाई दिया जो सरेआम ये कह रहा था कि 4-5 ब्राह्मण वकीलों को लुढ़काते, हम देख लेते, और तुम उल्टा पिट के आ गए। तो बहरहाल इसके बाद जो बात हुई तो चल जाती है। मैंने भी बहुत लिखा पढ़ी करी, श्यामलाल की जमीन दबा के उसमें अपनी कोठी बनाई हुई है, बैंकट बनाया हुआ है। महेंद्र सिंह शौरोन एसपी होते थे, मैंने अपने नाम से लिख के शिकायत करी कि भाई ये नाजायज कब्जा किया हुआ है, इस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करो, और भी उसमें बहुत सी शिकायत रखी। लेकिन मंत्री के खिलाफ कोई एसपी इतनी हिम्मत करेगा, मैं नहीं समझता। वही हुआ, पता था मुझे, लेकिन मैंने भी कल को यूं ना कहे कोई कि जी आपने तो कुछ हमें बताया नहीं, शिकायत ही नहीं की, इसलिए बाकायदा रिसीव करा के रखी हुई थी। तो इस तरह से उसके बाद तो हालात बिगड़ते गए। जो
पुलिस को देख के भागते थे गुंडे बदमाश, कोई चोरी में, कोई डकैती में, कोई बलात्कार में। वो पुलिस को कह रहे हैं इस वकील को पकड़ो गोलीकांड के बाद। और एक समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को खास तौर से टारगेट कर रहे थे वो। तो उस वक्त के हमारे साथी सूरजमल जी हैं, धमीजा जी थे और भी बहुत थे। उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण समुदाय से वकील 1 महीने तक कोर्ट में उनके टेरर की वजह से नहीं गया था। तो एक बार इतना हो जाए तो हौसला खुल जाता है। फिर कोर्ट में वकीलों के साथ मारपीट शुरू हुई, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और हमने कहा ये नहीं होने देंगे। डट के हमारे साथी खड़े हुए उस बारे में। इसी तरह से चलता रहा। तो बाहर शय मिली, बाहर का उस वक्त का खराब हुआ माहौल अभी तक सुधरा नहीं है। बहरहाल ये सारी बातें चलती रही। उसके बाद अभी मेरी सजा हुई, मेरे बेटे की सजा हुई उसमें। और घर पे मेरी पत्नी तो खैर पीड़ित थी, उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मेरे बेटे की पत्नी रह गई और उनका 3-4 साल का बच्चा था। बहरहाल जब आप एक एम के लिए खड़े हो, आप एक उद्देश्य को लेकर खड़े हो, तो ईश्वर मैं समझता हूं शक्ति देता है। और वही शक्ति शायद काम आ रही थी। जब गिल्टी होल्ड करते हैं तो सजा पे पूछते हैं मुलजिम से, उसे सुनवाई का मौका देते हैं कि भाई आपकी सजा कम की जाए, ज्यादा की जाए। ज्यादा की जाए तो क्यों की जाए, कम की जाए तो क्यों की जाए। तो ये भी हमारे साथ भी हुआ। हमसे पूछा क्वांटम पे क्या कहना है। तो महाभारत में एक श्लोक है जो मैंने बोला, उसका मतलब वो पूछने लगे क्या है, वो भी मैं यहां भी बता देता हूं कि जहां अन्याय के द्वारा न्याय की हत्या हो, अधर्म के द्वारा धर्म की हत्या हो, तो वहां राजा और दरबारी मृत प्राय होते हैं। तो आज राजा कौन है? जज। और दरबारी आपके पीपी पुलिस वगैरह। तो मैंने कोर्ट में कहा था, कोर्ट रूम भरा हुआ था उस वक्त, पैक्ड था। ये तो अभी की बात है, शायद 2020 की है, मार्च 2020 की। आप में से भी बहुत से साथी कुछ अंदर रहे होंगे, कुछ सुना होगा। तो मैंने कहा आप मुर्दों से मैं क्या भीख मांगू सजा कम करने की? उठ के चला गया। वरना हम कोर्ट में देखते हैं सजा होने से आदमी बेहाल होके, निढाल होके गिर जाता है, पैरों में ताकत नहीं रहती है। और बहुत सौ को तो रोते हुए देखा है। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी थी, एक उद्देश्य को लेके चल रहे थे, लोगों पे जाति ना हो इस बात को लेके चल रहे थे। इसलिए ईश्वर ने हमें हौसला दिया, सजा दी और ये बात कह सके। वरना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मान लो जेल में कोई भी बात, कोई ऊंच नीच होती है, तो उस वक्त बाहर आके कहते कि यहाँ तो बड़ी भाषण देके गया था, वहां हालत खराब हो गई, वहां ये हाल हुआ, वो हाल। तो क्या ईश्वर ने बड़ी कृपा रखी, मेहरबानी रखी। तो सबको पता था किसने गोली मारी है और झूठा नाम ओपी शर्मा का क्यों लिखाया है। तो जब देखा पर्पस हल हो गया, जेल में भी कई महीने रह लिए हैं, तो एक नाटक किया बहुत जबरदस्त और एक पंचायत बुलाई। आप में से भी बहुत से उसमें रहे होंगे। 2020 में जो कोरोना के दौरान पंचायत बुलाई थी, ऐसा लग रहा था बाप बेटे की पंचायत है। बाप कुछ कह रहा था, बेटा कुछ कह रहा था। पंच जो थे बड़ी बड़ी हस्तियां बना रखी थी। एच.एस. राणा साहब हैं, IAS हैं, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर थे। करण सिंह दलाल कृषि मंत्री रहे हैं, वो थे। टेकचंद शर्मा विधायक हैं। गोपाल शर्मा बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त थे। रोहताश पहलवान हबीबका के जिला अध्यक्ष रहे हैं। केसी शर्मा जी थे जो रिटायर्ड सेशन जज हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। मतलब 10 आदमी, टिपर चंद, BK शर्मा वगैरह 8-10 आदमी, और खुद महेंद्र प्रताप भी उनमें पंचों के बीच में बैठे थे जिन्होंने फैसला लेना। तो एक तरफा पंचायत हो रही थी, एक ट्रैप बनाया था वो कि कोई मेरा आदमी ना पहुंच पाए। मुझे जेल में इत्तला मिली थी कि जी आपके केस के बारे में पंचायत हो रही है। मैं नाम भी बता देता हूं, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, क्या नाम है,
संदीप वत्स थे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। उन्होंने मुझे बुला के पूछा, शर्मा जी आपके बारे में पंचायत हो रही है, वो पूछ रहे हैं लोग। मैं कहा उन्हें ये बता देना कि पंचायत बुलाने वालों में ओपी शर्मा का नाम नहीं होना चाहिए। वो आजकल पानीपत में है, आप पूछ सकते हैं, यही बात। खैर इस तरह से एक तरफा चलती रही और एकदम जिस दिन पंचायत थी मेरे पास आधे घंटे पहले फोन आया कि जी पंचायत में आपको बुला रहे हैं। तो 9 सेक्टर से वहां पहुंचना भी टाइम आधा घंटा लग ही जाता है। खैर मैं पंचायत का आदेश है तो भाई पंचायत बुला रही है या कोई व्यक्ति बुला रहा है कि नहीं पंचायत है, तो मैं वहां पहुंच गया। तो माहौल पहले ही तरफा ही ऐसे बना हुआ था, ओपी शर्मा माफी मांगे, ओपी शर्मा माफी मांगे, ओपी शर्मा माफी मांगे। कोई एक आदमी ऐसा नहीं था मेरा जो वहां था। तो कहने लगे जी हम फैसला करके ला रहे हैं। मैंने कहा फैसला करके लाओ, यहीं कर लो, जाओगे कहां, आपने फैसला तो किया हुआ है। कहने लगे क्या मतलब। मैं कहा ये भी पूछा है मुलजिम से कि भाई तुम्हें कुछ कहना है, सफाई देनी है नहीं देनी है। तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी गलत बात हो रही है। तो उन्होंने कहा हाँ जी कहो, आपको कहना है, शॉर्ट में कहो, फिर भी कहो। मैंने कहा शॉर्ट में कहूंगा, मुझे आप ये बता दो कि ओपी शर्मा पे जुर्म क्या है, किस बात का फैसला कर रहे हो आप। कोई ये तो हो कि भाई फला आदमी ने चोरी कर लिया, पंचायत में बुला के सजा दो उसे। कोई ये तो बताओगे क्या बात हुआ है, मैंने किसी की बहन बेटी को कुछ कहा है, किसी की चोरी की है, किसी को गोली मारी है, जिसे गोली लगी थी वो भी वहां मौजूद था। पंचायत के सामने कोर्ट में कुछ भी बयान दे दो, हिम्मत नहीं हुई कि नहीं जी आपने मारी थी, गोली मारी होती तो वहां कहता कि गोली मारी थी। तो मैंने कहा ये बताओ मेरा जुर्म क्या है। महेंद्र प्रताप बहुत चालाक आदमी है, उसने कहा मामला ये तो उल्टा हो रहा है, क्या किया जाए। तो ये कहा कि जी आपको परिवार के मुखिया के नाते गलती माननी पड़ेगी। परिवार का मुखिया जरूरी तो नहीं जहां कोई बात हो रही है वहां हो, आपकी मर्जी। तो फैसला उन्होंने पहले तैयार कर ही रखा था, पर वो तो ये है कि कम से कम इल्जाम तो आ गया, नहीं तो यही होता कि भाई गोली मारने के लिए माफी मांगी है। तो जैसे बोलने के लिए खड़े होते हैं सभी, आप भी खड़े होते हैं, तो सबको वंदना नमस्कार करते ही हैं, सभ्यता संस्कृति की बात है। तो मेरा एक वो फोटो लिया ऐसे हाथ जोड़ते का, और अगले दिन अखबार में खबरें मोटी मोटी कि ओपी शर्मा ने माफी मांगी। किस चीज की मांगी ये कुछ भी नहीं। मुझे उसके 1-2 दिन बाद पता चला, मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, तो उसमें बिजी था कि बाहर आ जा नहीं सकता था, इसीलिए पैरोल मिली थी छूटने के लिए। तो जब ये देखा कि भाई इस तरह माफी है, बाद में पता चला, तो उसी वक्त ये पंचायत बुलाई थी। उससे अगले दिन पंचायत में फैसला जो हुआ था वो मैं आप सबको बताता हूं, आप पूछ सकते हैं। 3 आदमियों की कमेटी बनाई थी, जिनमें एक टेकचंद थे, एक वीके शर्मा थे, एक और थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि जी ये तो ड्राफ्ट तैयार करेंगे पंचायत का कि फैसला हो गया, केस खत्म, रफा दफा हो, आगे से कोई किसी के साथ ना हो और कोर्ट में जाके वो दाखिल करे। उस कमेटी का आज तक कोई पता नहीं है, फैसला जो हुआ उसकी कोई लिखत पढ़त आज तक नहीं है। और उल्टा उसी दिन से इसका एक बेटा है विवेक, आपने नाम सुना होगा खूब अच्छी तरह, वो उसी दिन से पंचायत का फैसले पे पानी फेरने में लग गया। मेरे पे बड़ा कहने लगा कि जी आप थोड़ी देर, हाँ ये भी फैसला हुआ था कि कोर्ट में आएंगे आप अगले दिन और आपके हाथ मिलाए जाएंगे, कोई किसी को बोलने का मौका नहीं होगा, आप भी नहीं बोलेंगे, मैं कहा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं जी आप बोलना। मैं कहा भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं पंचायत के फैसले को पलट सकूं या उसके खिलाफ जाऊं, क्योंकि नहीं जी पंचायत के आदमी कहें जब भी, मैं कहा वही पंचायत बुला दो, वो मेरे से कुछ कहेंगे, नाक रगड़ने की कहेंगे, मैं नाक रगड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत पंचों का तो भगवान का फैसला होता है। तो बहरहाल इस तरह उन्होंने पंचायत पे महेंद्र प्रताप ने क्या समझ के अपने आप को बड़ा पंचायती आदमी समझता है, और लगता है कि जैसे संत हो बहुत बड़ा, उसकी आपने भाषण सुने होंगे, बातचीत सुनी होगी,
इस तरह पोज करता है कि बहुत बड़ा संत है, इससे बड़ा ज्ञानी आदमी कोई नहीं है। तो ये उसका किरदार है। जो आदमी पंचायत के फैसले पे पानी फेर सकता है, जहां इलाके के लगभग सभी आदमी उसने खुद ने बुलाए हुए थे, तो वो क्या हाल करेगा यदि चुन लिया जाता है, और उसके गुर्गे क्या हाल करेंगे, और बेटा क्या हाल करेगा, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि दुनिया भर की लूट खसोट मचा रखी है। एक बड़ा वीडियो मैंने देखा उसकी भतीजी का, कह रही थी कि ये मेरा ताऊ है महेंद्र प्रताप और मेरी प्रॉपर्टी लूट के खा गया, और कहते हैं जब मंत्री था जब तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, 82 साल की उम्र में ये लोगों का उद्धार करके। आप सबने मेरा ख्याल है सुनी होगी, वो बड़ी वायरल हुई है। और मुझे पता चला था कि ये जो सैनिक कॉलोनी है इसमें लोगों से दस्तखत करवा के, रजिस्ट्रियां करा के, पोस्ट डेटेड चेक दे के, और ये अरबों रुपए में टीडीआई को बेची है। ऐसे ढेरों किस्से हैं, मैंने प्रेस नोट में लिखे हैं सबको। ये तो बड़ा आज के दिन का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक चुनाव होता है, राजनीति पे आधारित होता है। मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए मैं ये अपील ना करता हूं, ना करूंगा कि किस पार्टी को वोट दें, किसको ना दें। चूंकि ये हालात सिर्फ मैं खुद गुजरा हूं, हमारे सभी साथी जो यहां बैठे हैं वो गुजरे हैं, और उसके बाद भी सैकड़ों वकील इन जातियों से गुजरे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको, आपके सामने रखने के लिए हमने आपको तकलीफ दी है कि भाई एक ऐसे आदमी को यदि बना के भेज दिया जाए जो जिसका मंत्री रहते हुए ये हाल था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके तो पता नहीं क्या करेगा। खैर, जो चीजें जहां तक लोगों से पैसे ऐंठने की बात है, पुलिस से रिलेटेड मामला है, कोर्ट से रिलेटेड मामला है, और पुलिस और कोर्ट्स का भी जो एक्सपीरियंस है, पुलिस का तो मेरा ख्याल है आपको सबको पता हो, कहने में भी डर लगता है, सोच भी नहीं सकते। मुद्दई को मुलजिम बना दे, मुलजिम को मुद्दई बना दे, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। कोई केस चोरी का आप रजिस्टर करा के देखो तो बड़ी दिक्कत आएगी, कराने में नहीं होगा। तो यहां एक मिश्रा जी एसपी थे, ये विषय से हटके बात है, तो थोड़ा सा मेरा एसपी जितने भी इस वक्त रहे थे उनसे खास ही प्यार रहता था। मैं भी गया था, एक हमारे वकील को डीसी ने एफआईआर दर्ज करा दी थी, अब उसके कर्मचारी के थ्रू उसकी मारपीट के साथ। कहने लगा जी उसे चोट लगी है और गर्दन पे निशान है, रिपोर्ट है, हम तो कार्रवाई करेंगे। मैं कहा गर्दन कटी तो नहीं है, साबुत है। उसके हाथ भी कुछ बैठे हुए थे और भी थे, तो वहां कैजुअल बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि पुलिस फोर्स को खत्म कर देना चाहिए। आप सोचो, मान लो आपको ये पता चले कि भाई पुलिस फोर्स खत्म हो गई है, क्या आपका रिएक्शन होगा कि बाहर सारे गुंडे बदमाश बैठे हैं, वो मेरे लिए बैठे हैं, मुझे लूट के ले जाएंगे। तो एकदम जितने भी आदमी बैठे थे वहां वो सब चौंक गए कि नहीं जी सारे बोल रहे थे। तो जब मैंने भी कहा कि नहीं, पुलिस फोर्स को खत्म नहीं करना चाहिए, तो उनका ये था कि भाई माल गुजारी इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी। मैंने कहा वो बात आपकी ठीक है, माल गुजारी इकट्ठी करने को बनाई थी, लेकिन 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम वो कौन करेगा? एक तो वीआईपी सिक्योरिटी है, एक जमीन जायदादों पे कब्जा करना, और एक शरीफ आदमियों को गुंडागर्द बनाना और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलना। यही तो 3 मेन काम है पुलिस के, और चौथा मुझे बता दो आप क्या काम है। तो एसपी साहब चुप थे, बाकी कहने लगे नहीं जी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में, कि लॉ एंड ऑर्डर की बात सुन लो। एक झुग्गी वाले की सारी झुग्गी को तोड़ के उसका सामान लेके जाए। नंबर 1, वो पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाएगा, गया उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उसी को मार के भगा देंगे। और एक टाटा बिरला की एक सुई खो जाए, आपने देखा होगा यूपी में भैंसों को खोदने ढूंढने के लिए सारी फोर्स लग गई थी। तो मैंने कहा ये तो पुलिस का हाल है। और कोर्ट्स का भी कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं कहता सुनाई देगा
कि भाई न्याय होता है अदालतों में, मुझे एक भी बता दो डरते हैं, क्यों डरते हैं, जबकि उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा होता है। तो वहां भी सब जगह हालात इस तरह फैले हुए हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर भी मैं अलग से काम कर रहा हूं कि जो कोर्ट्स में जिनके साथ अन्याय होता है उसे रोकने की हाई लेवल पे कोशिश हो कि ऐसा ना हो। तो इन हालात में हमारे सभी साथियों ने ये सोचा कि भाई हमारा फर्ज बनता है कि जो ये बातें हुई हैं हम कम से कम पब्लिक को आगाह करें, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे गुंडों को लाके सत्ता देनी है तो उन्हें दे लें, या कोई और विकल्प उनके पास है तो उसे कर लें। कितना घातक होगा शर्मा जी अगर बन गया? देखो जी, कोर्ट में वकील पिटेंगे, जमीन जायदादों पे कब्जे होंगे। मुझे किसी आदमी ने बताया था जिसके साथ आप बीती थी कि उसकी भैंस चोरी हो गई थी, पता चल गया भैंस ये है। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो जाना वही था कि जी कि भाई ये तो शरीफ आदमी है, इसने तो तेरी भैंस रोकी है, ये 10 दिन रखी है, इसका खर्चा दे इसे। और खुद नाजायज कब्जा कर रखा है तो दूसरे को करने से रोकेंगे किसे? बैंकेट हॉल बना हुआ है, उसके कोई कागज है? जहां ये कोठी बनी हुई है इसके कागज मैंने एसपी को लगा के दिए थे कि श्यामलाल दे की जमीन में बनी। और पोस्ट डेटेड चेक के तो इतने केस मिलेंगे। मेरे पास खुद के पास आया शाहबाद का एक आदमी कि जी मेरे 2 करोड़ के चेक हैं, केस डाल दो। मैं कहा भाई फीस लूंगा 5 लाख, तुम्हारा वैसा मामला है। यूं कि जी मैं फीस तो दे दूंगा पर कुछ हो भी जाएगा। मैंने कहा एक गारंटी दे सकता हूं, ओपी शर्मा की चौखट पे कोई अपोजिट पार्टी नहीं पहुंच सकती, और ये गारंटी है। तो पता नहीं, फिर मैंने पूछा क्या साजन? ना जी वो कह रहा है मैं दे दूंगा दे दूंगा। मतलब लोगों की ये हिम्मत नहीं कि अपने चेक पर केस डाल सके। ये तो कुछ उदाहरण है, और जो उदाहरण है चौधरी साहब मेरा ख्याल है आप भी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता सबकी। विकल्प की बात की जा रही है, किसको विकल्प देखते हैं? का मसला आज क्यों खड़ा हुआ? आज इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब आप समाज में थे, आप बड़े थे, समझदार थे, अधिवक्ता थे, तो आपको आखिर क्यों माफी मांगनी पड़ी? क्या आप कोर्ट जो जज फैसला ले रहा है उसकी भी तौहीन कर रहे हैं? क्या उस फैसले को दरकिनार करेंगे? क्या पुलिस जो कार्रवाई करती है उसको दरकिनार करेंगे, या सिर्फ आज सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं इस बात के लिए। ये जो है ना कि ओपी शर्मा ने माफी मांगी, इसको डिस्पेल करने के लिए मैं अपने प्रेस के साथियों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वैसे पूछते तो सही भैया, आपने ये हाथ जोड़ के खड़े हो माफी मांगी है? अखबार में आप छाप रहे हो, आप कम से कम पूछो सही भाई कि आपके खिलाफ ये है क्या? वीडियो बकायदा बनी हुई थी। वीडियो तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप सबको कह रहा हूँ। तो करण दलाल जी ने माफी के लिए आपको बोला था? किसने? करण दलाल जी ने। करण दलाल जी ने बोला था? किस बात के लिए बोला था माफी? चार्ज क्या था? वो चार्ज किसी ने छापा है? गोली कांड से जुड़ा हुआ था और आरोप आप पर थे, या जो आपके आरोप मैंने पूछा था कि क्या आरोप है, उन्होंने कोई नहीं लगाया था आरोप। यही बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि नहीं, पहले प्लीज पूरा इसका एक का हो। तो जब मैंने कहा कि भाई मैंने क्या किया कि आपको परिवार के मुखिया के नाते गलती माननी पड़ेगी। किसी अखबार में आया कि भाई परिवार के मुखिया के नाते ओपी शर्मा ने गलती मांगी है, कोई बताओ किसी में आया? किसी? हाँ जी, किसी पत्रकार ने अखबार के आपके जान लेने आया था, आपने आया था। अब सॉरी, मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ, आपने ठीक खबर छापी थी, आपने छापी थी अकेले ने, और किसी में नहीं था। बिल्कुल था आपके। समाज की बैठक कोठी पर। मैं आभारी हूँ आपका, और सबके सामने ये गलत स्टेटमेंट देने के लिए कि सारे अखबारों को एक जैसा करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ जी। समाज की बैठक कोठी पर क्यों कराई गई? कोठी पे नहीं हुई थी, वो फार्म हाउस। बैंकेट हॉल, फार्म हाउस। किसने? समाज की बैठक कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैकपाई में हो रही है। अब ये सरकार का टूरिज्म का नहीं है, ये बैठक का वो मसला है। और वहां जो आदमी, मैं अपनी पंचायत कहीं भी बुला सकता हूं, मुझे पता नहीं था। मैं नाम बताता हूं, टेक चंद शर्मा पूर्व एमएलए हैं, करण दलाल के एक बहुत नजदीक है, बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, केपी तेवतिया हैं।
और करण दलाल का भी ये था कि ठीक करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जी ना आपको बुलाएंगे ना आपसे माफी मंगवाएंगे, कोई बात ऐसी आएगी नहीं, आप नाम नोट कर लें, उनसे पता करेंगे बात हुई है या नहीं, कि आपको बुलाएंगे ही नहीं। यहाँ तक बात थी। वो तो पंचायत का फैसला है, तो मैं जाता हूँ कोर्ट में कई बार होती है, मैं अकेला चला जाता हूँ जहाँ दूसरी पार्टी कर रही होती है, मुझे बुलाए, पंचायत का हुक्म टाल करने के लिए मुश्किल सवाल। और कोई आपकी शंका होगी? विकल्प की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो विकल्प के रूप में नहीं सर, मैंने विकल्प की कोई बात नहीं करी। नहीं, आप कह रहे हैं कि समाज अभी, मैंने ये कहा सोच समझ के आप करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं जी। कुछ बीजेपी के पट्टा डाल के भी आए हुए हैं, क्या बीजेपी के को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पता आपको इसमें कांग्रेस के भी पट्टा डाल के आए, मैं मना कर लूंगा किसी को। पत्रकारों को मैं बड़े आदर और सम्मान की निगाह से देखता हूँ, सिर्फ पत्रकार बुलाए हैं, और ये मैं ऐसे नहीं, ये राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ कि आदर और सम्मान से देखता हूँ। मेरे भाई जितने भी बैठे हैं पुराने, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरा क्या व्यवहार रहा है उनके। शर्मा जी, बीजेपी 2014 में कुछ लोग जब ये बड़कल विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे एमएलए का, कुछ लोग इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे काम ना होने की वजह से, तो इनके गुंडे आगे तख्ते वगैरह छीन के ले गए थे उनके, तो आपने कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई थी उससे 3 नंबर? नहीं, उन्होंने कराई थी, मुझे फोन किया था उन्होंने कि जी हम विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ है। मैं थाने में गया था, मैंने उनसे कहा था कि भाई तुमने जो रिपोर्ट करने आए हैं उनको तो बिठाया हुआ है, और मुजरिमों को तुम खुला छूट के दे रहे हो, कैसे है? तो फिर इसका बड़ा लड़का, क्या नाम है इसका बड़े को, विवेक नहीं, विजय प्रताप नहीं, विवेक प्रताप आया, तो आके हमें पता चला जी कौन हमारे खिलाफ ऐसे बोल सकता है, आप थे तभी बोल सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हुआ, मैंने कहा इन्हें जब तक नहीं छोड़ोगे मैं नहीं जाऊंगा, और इनकी रिपोर्ट लिखो, किसने चोरी की है, कहाँ इनके फट्टे किए हैं जाकर। तो उस वक्त उसका हल्का था, मैं जहां जाता हूं ऐसे उनके आदमी थे, सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो जो काम मुझे करना है उसमें चाहे मेरे सामने दुनिया खड़ी हो, मैं उसमें नहीं रुकता, जो मुझे लगे कि ये ठीक काम है। शर्मा जी, बीजेपी के कृष्णपाल जी हैं, उन पर भी काफी आरोप लगे, क्या उससे भी खतरनाक है? लगे, देखो जी, मैं अपनी मुक्ति बना रहा हूँ, किसी भाई को उनसे ग्रीवेंस हो वो आके करें, मैं उनका भी साथ दूंगा। चौधरी साहब आपको बताया, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, और मैं हमेशा ऐसे खड़ा रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा आदमी है दूसरे का आदमी। और ये जी इतने टाइम बाद सारी कमियां, सारी खामियां याद आ रही है, और कल्पना भड़ाना का जो मुद्दा है, उनका पारिवारिक मुद्दा है, उसे आप क्यों उठा रहे हैं? नहीं, मैं उस आदमी का आपको कैरेक्टर दिखाने के लिए बता रहा हूँ, जो अपने घर में लूट मार मचा सकता है वो बाहर क्या करेगा, ये इसलिए रेलेवेंट होता है। और जहां तक आपने मुद्दे की बात कही कि क्या वो महेंद्र प्रताप में अब उसमें कोई सुधार आ गया है, उसके बाद तो अभी उसके ढेरों पीडी, मैंने खुद उदाहरण दिया, मेरे पास आदमी आया है पीडीसी चेक लेके 2 करोड़ का कि जी केस डाल, फिर डर गया, क्या हुआ, मैं डालूंगा। शर्मा जी, आपने का माहौल चल रहा है, शर्मा जी, टिकट मिलने से पहले भी प्रेस इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इस समय पे प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? इस समय ये उद्देश्य है कि कम से कम जो भेड़ की खाल में भेड़िया है उसे तो एक्सपोज करते हैं। हम सोचे तो भेड़ है, पास जाए उसके वो मारे जंग, तो उसे बताना मैं समझता हूँ हमारा ये फर्ज है। क्या किसी दूसरे प्रत्याशी को आप समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी प्रत्याशी को समर्थन करता पा जाऊं तो मोदी जी की स्टेटमेंट ना समझे थे, मुझे आप चौराहे पे बुला दें।